दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आज बात होगी इस खास रिपोर्ट में यूपी की राजनीति की और यूपी की राजनीति में बहन कुमारी मायावती की राजनीतिक सक्रियता की, बीएसपी की राजनीतिक सक्रियता की, बीएसपी संगठन की 2027 के चुनाव में बीएसपी का क्या दृष्टिकोण रह सकता है, बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को किस आधार पर यहां पर तैयारियां करेगी और कैसे चुनाव में अपनी मजबूत स्थिति मौजूद करवाने के लिए फैसले लेती हुई नजर आएगी। दरअसल पिछले दिनों मायावती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। ट्विटर पर एक पोस्ट लिखते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ब्राह्मणों का सम्मान जो है वो बहुजन समाज पार्टी में ही है। हमने उनको मान भी दिया, सम्मान भी दिया। 2027 में ब्राह्मण समुदाय ने बीएसपी की सरकार बनाने में अपना पूर्ण योगदान भी दिया। वो नारा आपको याद होगा, 2007 के विधानसभा चुनाव में जो नारा लगता था, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, और उस नारे के साथ मायावती का दलित वोट बैंक तो कंसोलिडेट हुआ, लेकिन ब्राह्मण समुदाय की उनके प्रति काफी सजगता देखने को मिली। यहां तक कि मायावती को जबरदस्त अपर कास्ट वोट का सहयोग मिला। लेकिन अब परिस्थितियां कुछ बदली हुई नजर आ रही है। वक्त 20 साल पुराना हो चुका है। 27 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामला इस वक्त हर व्यक्ति के देश भर में जहन में घूम रहा है। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का अयोध्या, जो भगवान श्री राम में आस्था का केंद्र माना जाता है, वहां चुनाव से चंद ठीक 6-7 महीने पहले इतनी बड़ी गड़बड़ी हो जाना, ये सत्ता पक्ष के लिए भी एक दोधारी तलवार हो सकता है। और इसी के साथ साथ मायावती का कोई सख्त इंटेंट देखने को नहीं मिल रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे राजनीतिक सोच विचार है? इस खास रिपोर्ट में चर्चा करते हैं। चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। अखिलेश यादव, देखें, मायावती जो बयानबाजियां रही है अभी तक की, वो अखिलेश यादव और मायावती के बीच ही कुंद देखने को मिली है। जिस तरीके से अखिलेश यादव पर निशाना साधती है मायावती, पिछले कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर एक्स पर एक ट्वीट लिखते हुए उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ ब्राह्मण समुदाय जुड़ रहा है उसका सबसे ज्यादा नुकसान तो समाजवादी पार्टी का होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही ब्राह्मणों को वो सम्मान नहीं दे पाई। हालांकि माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर अखिलेश यादव ने ये मैसेज देने का प्रयास जरूर किया है। लेकिन अब जो ये चढ़ावा चोरी का मामला है, इस मामले पर लगातार अखिलेश यादव सत्ता पक्ष को निशाना बना रहे हैं। ट्रस्ट पर ये आरोप लगे हैं तो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आरएसएस से जुड़े लोग इस ट्रस्ट में शामिल थे तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन मायावती इस मुद्दे पर कुछ खास नहीं बोल रही है। क्या इसके पीछे मंशा है? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, क्योंकि अगर हम अखिलेश यादव को देखें तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो लगातार ऊंचे सुर से उन्होंने उठाए हैं, लगातार अपनी आवाज को बुलंद किया है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से हम राम मंदिर को लेकर लगातार अखिलेश यादव के सक्रिय बयान देख रहे हैं, लगातार सक्रियता उनकी देख रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर वो बीजेपी को घेरते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो आवाजें ना तो मायावती की नजर आती हैं, ना ओम प्रकाश राजभर की नजर आती हैं, ना अनुप्रिया पटेल की नजर आती हैं, ना जयंत चौधरी की दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि देखिए, अगर ये घोटाला हुआ है, ये गबन हुआ है, तो इस पे सबकी आवाज निकलकर सामने आनी चाहिए थी। जो गलत हुआ है वो कह सकते हैं उसको सामने रखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो आवाजें हैं वो बहुत धीमी या कुंद होती हुई दिखाई पड़ी। मायावती का जिक्र आप कर रहे हैं, मायावती लगातार अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साध रही हैं। आप देखेंगे जब ब्राह्मण को जो समुदाय को लेकर अखिलेश यादव की बयानबाजियां हुई थी, उसके बाद जो पार्टी के अंदर ब्राह्मण चेहरे हैं उनके साथ उनकी मीटिंग होती हुई दिखाई पड़ी। और ठीक उसके बाद में मायावती ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि देखिए, अगर कोई सबसे ज्यादा हितैषी हो सकता है या सबसे अधिक किसी ने हित जो है संभाला है किसी का, तो वो बीएसपी है। इसीलिए ब्राह्मण समुदायों को
बीएसपी का साथ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मायावती शायद ये भूल जाती हैं कि जब जो लगातार हम देख रहे हैं, जब हमने चढ़ावा को चंदा चोरी का जो मामला उसको लेकर देखा, अभी मुक्तेश्वर महाराज के ऊपर जिस तरह का मामला बना, उनके जो बटुक थे उनके ऊपर लाठीचार्ज होती हुई दिखाई पड़ी, उसको लेकर मायावती कुछ नहीं बोलती हुई दिखाई दी। तो ये तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जिसके ऊपर आवाजें बुलंद होनी चाहिए थी, लेकिन वो विपक्ष में है ना भाई, आवाज तो उठानी पड़ेगी। देखिए, तभी तो जनता के बीच एक मैसेज जाएगा जाहिर कि हमारे नेता, और उनके पास तो 8-10-12% वोट अभी बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मायावती अपना वोट बैंक खो चुकी है। देखिए जाहिर बात है, क्योंकि 2024 की बात करें तो कितना भी वोट कमाया, 9 से 10% वोट उनके पास तब भी है। अब ऐसे में आप जो बात कह रहे हैं कि मायावती को यहाँ पर बोलना चाहिए था, देखिए बिल्कुल जिस तरह का उनका बयान सामने निकल कर आता है, 2007 की आप बात देखें तो सोशल इंजीनियरिंग का जो नमूना उन्होंने पेश किया था वो अपने आप में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इम्पैक्टफुल रहा था, और पूरी तरह से यानी पूर्ण बहुमत के साथ में मायावती जी को सत्ता में रहने का मौका मिला। लेकिन 2012 के बाद से लगातार जिस तरह बीएसपी के वोट बैंक और खुद मायावती का जो कद कमजोर हुआ है, उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल बनते हुए दिखाई पड़े हैं कि उनका कद कमजोर होने की वजह से बीजेपी को उभरने का मौका मिला है। बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो 16 सीटें ऐसी थी जो मायावती जी की वजह से इंडिया गठबंधन को जो है हार मिलती है, जहां इन्हीं 16 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती है। तो हार जीत का फासला अभी भी मायावती तय करवा सकती है, कर सकती है, लेकिन जिस तरह से जो मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, उनके ऊपर जिस तरह चुप्पी उनकी दिखाई पड़ती है, खामोशी नजर आती है, तो उसको लेकर भी सवाल उठना लाजमी सी बात है कि आखिर मायावती ऐसे बड़े मुद्दों पर खामोश क्यों रहती हैं। और कई दफा हमने ये सुना भी है कि जो लोग हैं उनको बीजेपी की बी टीम बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में उनका एक भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता। अगर विधानसभा की बात करें 2022 की, तो उसमें भी महज एक उनका विधायक कह सकते हैं बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये तमाम चीजें बताती है कि मायावती का जो इम्पैक्ट था वो कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ा है। और अब जिस तरह उनकी खामोशी है, ये जो पार्टी लेवल की कमजोरी है, जो लगातार वोट खिसकने की कमजोरी है, वो शायद इसके बाद और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ जाए। मेरा सवाल ये रहेगा कि यदि मायावती ब्राह्मण वोट बैंक को यहाँ पर साधने का प्रयास कर रही है, तो क्या बीजेपी को इसका नुकसान वो दे सकती है? क्योंकि पर्टिकुलरली यदि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपर कास्ट का वोट जो है वो इतना कंसोलिडेट कभी देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल ओबीसी मुस्लिम वोट बैंक पर ज्यादातर समाजवादी पार्टी का ध्यान केंद्रित रहा है, दलित वोट बैंक पर मायावती का ध्यान केंद्रित रहा है, और अपर कास्ट वोट बैंक पर बीजेपी का ध्यान केंद्रित रहा है। यहाँ पर मायावती ने जो ब्राह्मण समुदाय को लेकर पिछले दिनों बयान दिया, उसका क्या फायदा उन्हें मिलेगा या फिर बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए अभी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अखिलेश यादव के बारे में आप देखें तो नेता प्रतिपक्ष जो है विधानसभा के अंदर वो ब्राह्मण चेहरा उन्होंने बनाया, जबकि ये भी हो सकता था कि शिवपाल यादव वहां पर बैठते। तो ये बहुत दूर की रणनीति अखिलेश यादव ने साधी है। अब इसका कितना फायदा विधानसभा चुनाव में उनको मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ा और मजबूत जो पक्ष अखिलेश यादव का नजर आता है कि पीडीए की जो बात करते हुए नजर आते हैं, तमाम समुदायों को साधने का जो प्रयास करते हैं, और उससे भी अहम जो चीज है कि 37 लोकसभा सांसद उनके पास में है। भले ही ओपी राजभर तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हो कि पार्टी टूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अभी भी तमाम जो उनके सांसद हैं, तमाम जो उनके विधायक हैं, बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है यूपी में, बिल्कुल है। और इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि अगर हम लोकसभा के लिहाज से देखें तो सबसे मजबूत पार्टी जो है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है। 37 लोकसभा सांसद हैं, अकेले उनके पास बीजेपी को मिला दिया जाए तब उनके पास में कांग्रेस को, यानी कि मैं कह रहा हूं कि अगर बीजेपी अगर अपना एनडीए कुनबा सब मिला दे तब उनके पास में 34-35 सांसद हैं, और वहीं कांग्रेस को अगर यहाँ मिला दें तो ये 43-44 का आंकड़ा चला जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसका फायदा अखिलेश यादव को मिल सकता है। और इसीलिए अखिलेश यादव जब राम मंदिर का मुद्दा निकल कर आया तो लगातार उन्होंने अखिलेश यादव की तरफ से लगातार ये जो ट्वीट किए गए, लगातार इस तरह की बयानबाजी जारी की गई, और एक तरीके से बीजेपी के ऊपर उन्होंने जमकर हमला बोला। और ऐसा लगता है कि वो अब जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे जनता को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि राम के साथ में सबकी आस्था जुड़ी हुई है। और राम के भवन में, राम के मंदिर में अगर इस तरह की चोरी होगी तो उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो अब तक उसका सारा दारोमदार लेते हुए दिखाई पड़ते थे, और जहां पर इस तरह की घटना आई है तो अपने कदम पीछे खींचते हुए दिखाई पड़े। अमन जी संक्षेप में जवाब दीजिए, आखिरी सवाल रहेगा, और सवाल ये रहेगा कि क्या
लोकसभा चुनाव में पीडीए इंपैक्टफुल रहा, जिसकी तर्ज पर 2027 की तैयारी भी अखिलेश यादव कर रहे हैं। यदि पीडीए इंपैक्टफुल रहा तो फिर क्या बीजेपी ने जो अभी संगठन विस्तार किया है, जिसमें अपर कास्ट, दलित, यहाँ पर जो ओबीसी तमाम समुदाय को ध्यान में रखा गया है, तो क्या ये पीडीए की कंसोलिडेशन की काट निकालने के लिए जो संगठन विस्तार हुआ है? और यदि पीडीए इंपैक्टफुल नहीं रहता तो फिर बीजेपी को इतना जातीय फैक्टर पर अपना संगठन विस्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, दूसरी बात ये भी है इसमें कि आप देखेंगे कि बहुत सारे ब्राह्मण चेहरे जो हैं, जो अब तक, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो सवर्ण वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ में दिखाई पड़ता है, लेकिन बीच के कुछ दिनों में हमने लगातार देखा है जहां पर जो ब्राह्मण विधायक है, ब्राह्मण जो चेहरे हैं बीजेपी के अंदर, सवर्ण जो चेहरे हैं वो खफा दिखाई पड़े हैं, और उसको लेकर भी बीजेपी के अंदर काफी उथल पुथल मचता हुआ दिखाई पड़ा था। ब्रजेश पाठक को बाकायदा उप मुख्यमंत्री है, दिल्ली तलब किया था पीएम मोदी ने, उनसे मीटिंग वगैरह हुई थी। तो ये बताता है कि अंदर खाने में जो स्थिति है वो उतनी ताकतवर अब बीजेपी के लिहाज से नहीं है, और अगर उसमें सेंधमारी अखिलेश यादव कर पाए तो आने वाला चुनाव बीजेपी को बचाना मुश्किल पड़ सकता है। बिल्कुल, 27 में बीजेपी के लिए चुनौती आसान नहीं रहेगी, क्योंकि देश भर में तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। उत्तर प्रदेश के स्थानीय मुद्दे अलग मुद्दे हैं। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड महाराज योगी आदित्यनाथ को जनता के सामने पेश करना है, और उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उन्हें जनता के दरबार में फिर से अपनी हाजिरी लगानी है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनता किसे जन समर्थन देती हुई नजर आती है, और मायावती का ये रुख आखिरकार क्या उन्हें पार्टी में मजबूती दिला पाता है, उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूती दिला पाता है, या फिर मायावती की यथास्थिति पार्टी की जो है वो बरकरार रहेगी। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय बताते ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।